नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मुख्य सेविका के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस का एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अब तक 5 वीडियोस आ चुके हैं। ये इस सीरीज का 6वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक सजेशन रहेगा कि आप पहले उन 5 वीडियोस को देखकर तब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपने कहीं से भी एक बार थ्योरी पढ़ रखी है तो आप आराम से इस टेस्ट को भी डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1960 में, 1964 में, 1965 में या 1968 में? जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है, आपसे पूछा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कब की गई थी? 1964 में, यानी कि 1964 में। ठीक, और आपसे देखिए एक चीज और पूछ सकता है कि क्यों की गई थी इसकी स्थापना। तो देखिए एक समिति थी, कौन सी? के संथानम समिति। समिति का नाम है के संथानम समिति। के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण, जांच, निरीक्षण और परामर्श हेतु जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। तो याद रखिएगा के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्यों की गई थी? भ्रष्टाचार निवारण के लिए, जांच के लिए, निरीक्षण के लिए और परामर्श के लिए। कब की गई थी? 1964 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी? सन 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? क्या पूछ रहा है आपसे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वाधार गृह योजना कब शुरू की है? तो आपकी देखिए जो स्वाधार गृह योजना है ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आपके ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 में। ठीक है, देखिए कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए वर्ष 2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्वाधार गृह योजना शुरू की थी। यह योजना महिलाओं या लड़कियों की जरूरत के अनुसार उनको आश्रय, भोजन, कपड़े और उनकी जो देखभाल है वो करती है। ये सारी चीजें कौन करता है? जो स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत जो भी लड़कियां या महिलाएं आती हैं उनके लिए इस योजना के तहत उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये चीजें की जाती हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन, ये जो आपका स्टेटमेंट ना क्वेश्चन का, इसी में एक क्वेश्चन और है। आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि स्वाधार गृह योजना किस मंत्रालय के अधीन है या कौन सा मंत्रालय इसको चला रहा है। तो अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि आपको याद आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन ऐसे कंफ्यूजिंग दे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये चलाई जा रही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, और ये शुरू की कब की गई थी? तो शुरू की गई थी सन 2002 में। आगे देखिए, आगे है, इनमें से क्या बाल अपराध का कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक छीड़ता या सही सामाजिकरण? आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई 3 है, एक नहीं है। देखिए टूटे परिवार भी बाल अपराध का कारण होते हैं, यानी कि बालकों को अपराधी बनाने में भी ये भी एक कारण होता है। भावात्मक अस्थिरता, देखिए बच्चा भी है ना, उसको भी मेंटल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। और कभी जब उसके परिवार में ऐसा वातावरण होता है, लड़ाई झगड़े इस तरह का, हिंसा का, तो क्या होता है ये भी चीजें बालक की प्रवृत्ति को अपराधी बना सकती हैं। मानसिक छीड़ता, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी बाल अपराधी बनने का एक कारण है। लेकिन सही सामाजिकरण, ये कैसे बाल अपराधी बनने का? अगर किसी को का जो सोशलाइजेशन है वो अच्छी तरह से किया गया है, सही तरीके से किया गया है, तो ये बाल अपराध का कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आगे है, भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु समूह में आते हैं? 12 वर्ष से नीचे, 14 वर्ष से नीचे, 18 वर्ष से नीचे या 20 वर्ष से नीचे? ठीक है, यानी कि किस आयु समूह के लोगों को बाल अपराधी कहा जाएगा? ठीक है, तो देखिए भारतवर्ष में जो 18 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है, 18 वर्ष से नीचे के जो भी बच्चे हैं उनको क्या कहा जाएगा? भारत में उनको बाल अपराधी कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना, यानी कि विद्यालय से क्या हो जाना? उसका निकल जाना या किसी भी तरह से उसका विद्यालय छूट जाना कहलाता है क्या? किशोर अपराध, अनुपस्थिता, पलायनशीलता या आवारागर्दी? ठीक है,
खिसक जाना का सेंस यहाँ पर उससे है, सॉरी मतलब बंक टाइप की चीज़ों से, ठीक है, उसका हाँ, तो यहाँ पर खिसक जाने का मतलब है जैसे एक बच्चा अपनी मर्जी से क्या करता है, विद्यालय से हट जाता है, विद्यालय से निकल जाता है या चला जाता है। किशोर अपराध, अनुपस्थितता, पलायनशीलता या आवारागर्दी। तो देखिए एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना जो एग्जाम्पल है ये किसका है, पलायनशीलता का एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि ट्रुएंसी का। इसको कभी कभी ना पलायनशीलता ना लिखकर ट्रुएंसी लिख देते हैं, तो याद रखिएगा, TRUANCY, ट्रुएंसी, ठीक है। विद्यालय से खिसक जाना जो उदाहरण एक बच्चे का ये है ट्रुएंसी का उदाहरण, ठीक है। देखिए हर्शकोविट्स ने अपराधों के आधार पर जो बाल अपराध है इनको 6 प्रकार में वर्गीकृत किया है, ठीक है। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है आपका असाध्यता, दूसरा है भगोड़ापन या पलायनशीलता, यानी कि विद्यालय या स्कूल से भाग जाना। यहाँ पर खिसक जाने से मतलब है भाग जाना या स्कूल छोड़कर चले जाना, ठीक है। तो हर्शकोविट्स ने जो बाल अपराध के जो 6 प्रकार बताए हैं वो बताए हैं आपके असाध्य, असाध्यता, भगोड़ापन या पलायनशीलता, चोरी करना, संपत्ति का ध्वंस करना, हिंसा करना और यौन अपराध। तो देखिए इन्हीं 6 अपराधों में एक अपराध क्या है, पलायनशीलता भी, यानी कि घर से या स्कूल से भाग जाना, ठीक है। तो इनमें क्या है, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना कहलाएगा पलायनशीलता या ट्रुएंसी, TRUANCY। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में परिवार के निम्नलिखित में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है, रक्त संबंधों का टूटना, वैवाहिक संबंधों का टूटना, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंधों का टूटना। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा होता है जो किसका कारण है, पारिवारिक विघटन का कारण है। तो देखिए रक्त संबंध भी पारिवारिक विघटन के कारण होते हैं, वैवाहिक संबंध भी वैवाहिक संबंध मतलब वैवाहिक संबंध टूटना भी पारिवारिक विघटन का कारण होता है। लेकिन ये दोनों ही कब सही होते हैं, जब आपका ये थर्ड ऑप्शन ना होता। इसमें आपका दिया गया संयुक्त परिवार में रक्त संबंध, ठीक है, जैसे आपकी ज्वाइंट फैमिली उसमें जो ब्लड रिलेशंस है उनके बीच में टकराव आ जाना, ठीक है। तो एक संयुक्त परिवार जब टूटेगा तो उससे 2 या 3 न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये संयुक्त परिवार का टूटना होगा। और एकाकी परिवार जो ऑलरेडी न्यूक्लियर फैमिली है उसमें क्या है, उसमें जो विवाह है, जो एक दंपत्ति विवाह बंधन में है उसके टूट जाने से जो मतलब जो वैवाहिक संबंध है उसके टूट जाने से एकाकी परिवार टूट जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना ये सबसे उपयुक्त है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त परिवार कब टूटता है, जब उसमें रहने वाले लोग रक्त संबंध टूट जाते हैं, ठीक है। और एकाकी परिवार कब टूटता है, जब उसमें वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है, ठीक है। देखिए आपसे पूछा कौन सी गरीबी है, किस प्रकार की गरीबी है जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। संपूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी या लागू की गई गरीबी। कौन सी, देखिए वो गरीबी जिसमें आप क्या है, जिसमें आप मूल रूप से गरीब है, यानी कि आपके पास जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी चीज नहीं है, उनकी पूर्ति के लिए भी आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो इस प्रकार की गरीबी क्या होती है, इस प्रकार की गरीबी होती है आपकी संपूर्ण गरीबी। क्या होती है, इस तरह की जो गरीबी है वो होती है संपूर्ण गरीबी। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। देखिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति है। यह न केवल आय पर बल्कि सेवाओं तक पहुंच पर निर्भर करती है, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपकी संपूर्ण गरीबी की, और ये किसके अनुसार है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या यह सभी। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन है जो निर्धनता का कारण है, ठीक है। क्या है, तो देखिए
प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये भी निर्धनता का कारण बनती है। प्राकृतिक विपत्तियां यानी कि जो आपके क्या आ जाते हैं, जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, ये सब चीजें भी प्राकृतिक विपत्तियां भी क्या है, निर्धनता का कारण। भाई देखिए, कहीं पर किसी का घर है, किसी का खेत है, उस जगह पे बाढ़ आ गई, उस साल की जो उसकी पूरी फसल थी वो बर्बाद हो गई, तो इससे क्या हुआ, उसके ऊपर निर्धनता ही तो आई ना, ठीक है। कृषि का पिछड़ापन, ये भी क्या है, ये भी बनता है आपका निर्धनता का कारण। तो ये जो सभी हैं ये क्या हो जाएंगे, आंसर आपका ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। भारत में निर्धनता के ये सभी कारण हैं। आगे देखिए, आगे है 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, गरीबी रेखा या साइबर अपराध। सुरेश तेंदुलकर समिति के, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा हो सकता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति कब आई थी, तो ये 2009 में याद रखिएगा, ठीक है। इसने सुरेश तेंदुलकर समिति जो है आपकी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी किससे, ये संबंधित है आपकी ऑप्शन नंबर सी, गरीबी रेखा से। किससे, पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से, ठीक है। इसको मुख्यतः बीपीएल के उस संदर्भ में देखा जाता है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए। आगे देखिए, आगे है जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है क्या, जेंडर विभाजन, जेंडर परीक्षण, जेंडर अनुपालन या उपरोक्त सभी। क्या पूछ रहा है, देखिए जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में पूछ रहा है, ठीक है। किसमें पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है जेंडर को सोशियोलॉजिकल टर्म्स में क्लासिफाई किया जाए तो उसके परीक्षण के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो देखिए अगर आप सोशियोलॉजिकल टर्म में देखें तो जेंडर विभाजन भी है, ठीक है, जेंडर परीक्षण भी है और जेंडर अनुपालन भी है, यानी कि ये तीनों ही चीजें किसमें आएंगी, समाजशास्त्र विश्लेषण में आएंगी जेंडर के, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ठीक। देखिए जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, इसका संबंध पुरुषोचित या स्त्रियोचित गुणों, व्यवहार के तरीकों, भूमिकाओं आदि से है। जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण तथा जेंडर अनुपालन अति आवश्यक होता है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। देखिए फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई 3 लिंग संबंधी असमानता की विशेषताएं है, कोई एक नहीं है, जो एक नहीं है आपको वही बतानी है। देखिए आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था। तो देखिए आर्थिक व्यवस्था के आधार पर भी जो लिंग की असमानता है वो समाज में आसानी से देखने को मिलती है, पारिवारिक व्यवस्था में भी देखी जाती है और वैवाहिक व्यवस्था में भी देखी जाती है। लेकिन जो आपका कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए अलग कानून की एक बुक लिखी गई है, पुरुषों के लिए अलग कानून की एक बुक लिखी गई है। हालांकि कुछ कहीं पर कुछ नियमों में आपका डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, लेकिन वो हर जगह पे नहीं है, वो पूरी तरह से अलग नहीं है। तो आपका जो लिंग संबंधी असमानता है, कानूनी व्यवस्था उसकी विशेषता नहीं होगी, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, महिलाओं के प्रति होने वाले महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट जो हिंसाएं होती हैं, जो अपराध होते हैं, उनको 3 श्रेणियों यानी कि आपराधिक हिंसा में, घरेलू हिंसा में और सामाजिक हिंसा में, इन 3 भागों में किसने बांटा है, राम आहूजा, सदरलैंड, D.R. टेफ्ट या C.H. कूले। तो ये किसने बांटा है, देखिए ये बांटा है आपका राम आहूजा ने। किसने, राम आहूजा ने, बहुत फेमस राइटर है। आपने इनकी वो भारतीय समाज में समस्याएं यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बुक्स, आप में से काफी सारे लोगों ने, जो भी सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये किसने बांटा है, ये बांटा है राम आहूजा ने, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई, 1975 में, 1976 में, 1978 में या 1980 में। क्या पूछ रहा है आपसे, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु, किसके लिए, महिलाओं के विकास और उनके कल्याण के लिए क्या बनाई गई थी, राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई,
ये आपकी बनाई गई थी कब? 1976 में। कब? 1976 में, 1976 में। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है भारत में बढ़ते हुए तलाकों के क्या कारण हैं। भारत में जो डाइवोर्स रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या अशिक्षा। क्या कारण है? तो देखिए, इसका जो वैसे कारण तो ये तीनों ही हैं, चारों ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? वो है भारत में बढ़ते तलाक का महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। ठीक है, ये क्या है? अब वे पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रही हैं, जरूरत पड़ने पर वे अपने लिए क्या कर सकती हैं? देश आवाज उठा सकती हैं। ठीक है, इससे हालांकि इसका ये भी एकदम एग्जैक्ट वो नहीं होगा, इसमें एक ई ऑप्शन होना चाहिए था, सभी, ये इसका सही आंसर होता, लेकिन इस आपके बुक के हिसाब से आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ए। ठीक है, देखिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और उसमें आंसर में सभी लिखा हो तो आप सभी टिक करेंगे। ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है ये कब बनाया गया था? 1988 में, 1992 में, 1993 में या 1995 में? तो जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है ये आपका बनाया गया था कब? ये बना था 31 जनवरी 1992 में। कब बना था? ये बना था आपका 31 जनवरी 1992 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति इस समस्या का मूल कारण है? यानी कि नारीवाद का कौन सा जो पक्ष है वो ये तर्क देता है कि महिलाओं के खिलाफ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी उनके साथ पक्षपात हो रहे हैं, उनका जो मेन कारण है वो क्या है? वो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है और पुरुषों के हाथों में शक्ति है, इसलिए महिलाओं के साथ ऐसा होता है। ये कौन सा नारीवाद मानता है? सांस्कृतिक नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद या समाजवादी नारीवाद? तो ये कौन मानता है? ये तो आपका मानता है अतिवादी नारीवाद, यानी कि जो आपका एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म है उस विचारधारा के लोग ये चीजें मानते हैं। आगे देखिए, आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2005 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में? देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये आपकी शुरुआत की गई थी इसकी 2004 में। कब? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये आपकी शुरू की गई थी वर्ष 2004 में। देखिए ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, बालिका विद्यालय योजना है ये केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की? तो याद रखिएगा ये केंद्र सरकार की योजना है। देखिए इस योजना के तहत देश की पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? ये है कि आपकी जितनी भी अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की हैं, गरीबी रेखा से नीचे जितनी भी लड़कियां हैं जो क्या है अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए आर्थिक रूप से क्या है संपन्न नहीं है, उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में कब शुरू हुई थी? शुरू हुई थी 2004 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। आपसे पूछ रहा है जो महिला स्वयं सिद्धि योजना है इसका संबंध किस क्षेत्र से, किस लिए मतलब इसको बनाया गया था? महिलाओं को मुक्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, महिलाओं का सामाजिक या आर्थिक सशक्तिकरण करना। ये सामाजिक आर्थिक होगा, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, बीच में डैश होगा। ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो स्वयं सिद्धि जो आपका योजना है इसका मतलब था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना देना, जिससे वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से यानी कि उनका जो उनका सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर देना। ये क्या था? ये इसका मुख्य
जो आपका उद्देश्य है वो था, यानी कि महिलाओं को इतना संपन्न बना दिया जाए, इतना उनको सशक्त बना दिया जाए कि वो सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी खुद को स्थापित कर पाए और क्या हो पाए, सेल्फ डिपेंड हो पाए। आगे देखिए, योजना का नाम बहुत फोकस करके याद रखिएगा, क्या, स्वयं सिद्धि योजना। आगे देखिए, आगे है आपका जननी सुरक्षा योजना, भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था। आपसे पूछा जो जननी सुरक्षा योजना है ये किसकी योजना है, भारत सरकार की, यानी कि केंद्र सरकार की आपकी योजना है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसको किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। ए है आपका मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, बी है लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना और उनकी ड्रॉप आउट दरों में कमी लाना, सी है लड़कियों को खेल एवं बाह्य क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या सी है लड़कियों के पोषण परक अंतर्ग्रहण और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना। देखिए, अगर आप सिर्फ इसमें योजना का नाम भी अच्छे से पढ़ लेंगे, योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है आपका जननी सुरक्षा योजना। जननी कौन, वो स्त्री जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया हो या देने वाली हो, हालांकि जन्म दे दिया हो तभी उसको जननी कहा जाएगा, ठीक है। तो जननी है, यानी कि किससे संबंधित है, ये एक माता से संबंधित है। और ये देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये क्या है, ये लड़कियों से संबंधित है, उनके मतलब शिक्षा में सुधार करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको पोषण देने के लिए। ये जो तीनों ऑप्शन है, ये ऑप्शन ही रेलेवेंट नहीं है ना, क्योंकि क्या, ये तीनों लड़कियों की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो किसकी बात कर रहा है, माता और बच्चे की बात कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। ये किसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य है आपका जननी सुरक्षा योजना का, ठीक है। देखिए, जो आपका ये योजना है ना, ये किसकी है, ये भारत सरकार की योजना है। और आपसे कभी कभी किसी योजना को देकर उसका मंत्रालय पूछ लेता है, तो याद रखिएगा ये जो योजना है आपका जननी सुरक्षा योजना, इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था, इस योजना का शुभारंभ आपका किया गया था 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे आपका नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं। यानी कि ये जो 2 चरण हैं, कौन कौन से, पहला स्टेप है आपका गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति और परिवार की समाप्ति। किसने कहा है कि अगर नारी को मुक्ति दिलानी है, ठीक है, यानी कि उसको जो उसके ऊपर तमाम सारे बंधन है उनको समाप्त करना है, तो 2 स्टेप बताएंगे। पहला क्या, जो महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी तक बंधी रहती है, जो महिलाओं की जो गृहस्थ भूमिका है उसको खत्म कर दो और परिवार की समाप्ति कर दो, ठीक है। ये किसने बनाया है, ये किसने आपका कहा था, रॉसी ने, ओकले ने, मिशेल ने या मॉर्गन ने। तो ये आपका कहा था ऑप्शन नंबर बी, ओकले ने। किसने कहा था, ओकले ने, ठीक है। क्या कहा था, नारी मुक्ति के लिए जो निम्न चरण है ये ओकले ने बताए थे। कौन कौन से 2 चरण, गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति करना और परिवार की समाप्ति करना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं, क्या, 4 आपको यहाँ पर पेयर दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसको देखिए क्या करिएगा, इसको तुरंत अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। कोई 3 है इसमें वो मैच कर रहे हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए 3-4 यहाँ पर लोगों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कोई 3 सुमेलित है, कोई 1 सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि महिलाएं और संघर्ष, ये किसका है, संघमित्रा चौधरी लिखा है इसके, यानी कि ये सही है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है। आपका जो बी ऑप्शन है कौन सा, महिलाएं और नातेदारी। आप सभी को पता होगा, जितने भी सोशियोलॉजी बैकग्राउंड वाले लोग हैं सभी को पता होगा महिलाएं और नातेदारी से कौन संबंधित है, इससे संबंधित है आपकी लीला दुबे, ये इससे संबंधित है, ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन है लैंगिक असमानता और कानून, ठीक है, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी एंड लॉज, ये किसका है, ये है फ्लेविया एग्नेस का, ये भी आपका सही है। ये यानी कि ये मैचिंग भी आपकी सही है। लैंगिक असमानता और कानून से कौन आपका संबंधित है, फ्लेविया एग्नेस संबंधित है। आपका डी ऑप्शन जो है
लिंग और भूमि अधिकार, ये वंदना शिवा का नहीं है, ठीक है, ये जो इससे वंदना शिवा संबंधित नहीं है। अगर इसकी जगह पे क्या लिखा होता, वंदना शिवा की जगह पे अगर लिखा होता बीना अग्रवाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बीना अग्रवाल, ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग सही होती है। यानी कि लिंग और भूमि अधिकार से कौन संबंधित है, ये संबंधित है बीना अग्रवाल, यहाँ पर वंदना शिवा नहीं होगा। इसको तुरंत नोट कर लीजिए। महिलाएं और संघर्ष लिखिए, उसके आगे डैश करके संघमित्रा चौधरी लिखिए। नेक्स्ट लाइन में महिलाएं और नातेदारी लिखिए, डैश करके लीला दुबे लिखिए। लैंगिक असमानता और कानून लिखिए, उसके आगे डैश करके फ्लेविया एग्नेस लिखिए। लिंग और भूमि अधिकार लिखिए, उसके आगे डैश करके बीना अग्रवाल लिख लीजिए, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो हमारी सरकार है ना, इसका जो ध्यान है ये किस तरफ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। और ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें उनको हाईलाइट करती हैं। और ये सब क्या है, जो आपका कंटेम्प्रेरी करंट होता है ना, कंटेम्प्रेरी करंट इश्यूज होते हैं, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर होता है, उसके मुद्दे हैं ये, तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे है लेखक के मतानुसार स्त्रियों के रोजगार से संबंधित अधिनियमों का कौन सा उपबंध व्यवसाय में उनके प्रवेश को अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करता है, ठीक है। कार्य के नियत घंटे, सुरक्षा और रक्षा, ज्यादा श्रम, साध्य नौकरियां या उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये जो तीनों ही रीजन है, ठीक है, ये जो तीनों ही रीजन है, स्त्रियों के रोजगार से संबंधित अधिनियमों का कौन सा उपबंध व्यवसाय में उनके प्रवेश को अप्रत्यक्ष रूप से जो अवरुद्ध करता है, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से जो उनके काम को क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये तीनों ही चीजें हैं, ठीक है। क्या करता है, ये तीनों ही चीजें उसमें आती हैं महिलाओं के काम में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? 70वां संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको खुद नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और होपफुली मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी को लगभग पता होगा। इसको विद डेट बताइए। और इस ये जो संविधान संशोधन है, इसके तहत एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, किसमें, जो आपका वो होता है ना, गवर्नमेंट होती है, जो आपकी स्थानीय स्तर पर गवर्नमेंट होती है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, उसका भी नाम बताइएगा। आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था, ये किस संविधान संशोधन के अनुसार किया गया था। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब टेस्ट नंबर आपको 7 कराया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे कोशिश करिएगा कि आप बता पाए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। लगभग जीएस या पॉलिटी जितनी भी जगह पर आती है, हर परीक्षा में एक ना एक बार ये जरूर पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, जो दहेज को लेने और देने दोनों पर ही प्रतिबंध लगाया गया था जिस अधिनियम के द्वारा, वो अधिनियम आपका कब पारित हुआ था? 1956 में, 1961 में, 1954 में या 1957 में? तो याद रखिएगा, जो आपका दहेज निरोधक अधिनियम है, यानी कि द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जो आपका, ये आया था आपका 1961 में। कब आया था? ये आपका आया था 1961 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, लास्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बाल आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? जो राष्ट्रीय बाल आयोग है आपका, ये किस वर्ष में प्रचलित हुआ था आपसे पूछ रहा है। 1993 में, 2001 में, 2004 में या 2007 में? देखिए प्रचलित हुआ का मतलब ये है कि इसने अपना जो वर्क है, जो वर्क प्रोसेस है, ये कब स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2007। ये राष्ट्रीय बाल आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है, इसने 2007 में अपना काम करना शुरू किया था। और ये काम करता किस लिए है?
भारत में जो बच्चे हैं, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय संवैधानिक निकाय यानी कि संसद के द्वारा एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। किस लिए? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि ये भाई स्थापित तो किया गया है, ठीक है, 2007 में स्थापित कर दिया गया, हो गया, प्रचलित हो गया, 2007 में काम करने लगे, लेकिन काम कर किस लिए रहा है? ये काम कर रहा है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, यानी कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है, कब आया था? आया था 2007 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी के साथ देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, टेस्ट नंबर 6 ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 7 को देखेंगे। एक बार कोशिश किया करिए कि पहले आप खुद से अटेम्प्ट करके देखें क्वेश्चन, और जब आपको नहीं आए तब आप आगे वीडियो देखें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर दिया करिए, फिर अपने मन में खुद से पहले क्वेश्चन सोचा करिए और फिर उसका आंसर देने की कोशिश किया करिए। और अब जब आपको लगे कि आपने आंसर सही चूज कर लिया है, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए। अगर आप थोड़े दिन भी 10-12 प्रैक्टिस सेट में भी ये कर लेंगे ना, तो आपको देखिए आगे चलकर आपको कितना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, और जहां जहां भी आपको नए क्वेश्चंस लगे कि ये क्वेश्चन नया है, आपने कभी नहीं पढ़ा था, तो वहां पर उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।